आप देख रहे हैं अपनी कलम अपनी आवाज पर हिंदी व्याकरण की कक्षा, पहली कक्षा। यहाँ पर रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी भर्ती परीक्षा इत्यादि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, इसके साथ कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की जो हिंदी व्याकरण है वो यहाँ पर तैयार करवाई जाएगी। यह है हिंदी व्याकरण की मेरे द्वारा पहली कक्षा है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी आदि की तैयारी कर रहे हैं कि आपको कभी भी ये मानकर नहीं चलना है कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, हिंदी जो वर्ण विचार नहीं है, समास नहीं है, भाषा नहीं है, भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय नहीं है। दोस्तों, आपको पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ना है। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके वर्ण विचार नहीं है तो वर्ण विचार नहीं आ सकते, आपकी संधि है तो संधि ही आएगी, वर्ण विचार नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बार भर्ती में हुआ है कि वर्ण विचार का प्रश्न आ गया तो रीट लगाई गई कोर्ट में, तो कोर्ट वालों ने ये कहते हुए निरस्त कर दिया वो कि यहाँ पर बिना वर्ण विचार के संधि संभव नहीं है। तो आपको पूरा कंप्लीट पूरा व्याकरण 0 से लेकर एन तक पूरा पढ़ना है। तो मैं आपको आज पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। पहले से लेकर पूरा कोर्स करवाऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे नया वीडियो आते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना देर किए हम आते हैं पहले टॉपिक पर, भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। तो पहले तो यही बात आ जाती है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु, संस्कृत में धातुएं चलती है, हिंदी में क्रियाएं चलती है। क्रिया का मतलब क्या है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वही बात संस्कृत में धातु कहलाती है। धातु जैसे भू धातु, भाष धातु, क्री धातु, क्रीड धातु, इसी प्रकार खेलना, कूदना, खाना पीना आदि। तो भाषा में भाष धातु से बना है। भाष का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। क्या मतलब होता है? प्रकट करना। भाष का संस्कृत का शब्द है भाष और इसका हिंदी में मतलब क्या है? प्रकट करना। अब अगर हम भाषा की परिभाषा के रूप में, परिभाषिक शब्दावली के रूप में अगर हम व्यक्त करना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा? परिभाषा क्या होगी कि हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। एक परिभाषिक शब्दावली में हम कहें तो एक व्यक्ति या एक समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह तक जो अपने मन के विचार भावों को पहुंचाने का जो माध्यम या साधन है वह भाषा कहलाती है। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है। क्या है? एक साधन है। अपने मन के विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का भाषा क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के प्रकार मुख्य रूप से हम बात करें 2 प्रकार की होती है। हम या तो किसको बोलकर कहते हैं या कुछ लिखकर। तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो 2 प्रकार की होती है, लेकिन कुल भाषा के 3 प्रकार होते हैं। यहां से मुख्य सवाल बनता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको कितने करने हैं? 3। भाषा के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? पहला है मौखिक, दूसरा कौन सा है? लिखित, और तीसरा सांकेतिक। मौखिक, अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक मतलब जो मुख से बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, बोलकर अपने भावों को प्रकट करना, बोलकर हम प्रकट करते हैं। और अगला जो ग्रहण करने वाला है वो क्या करेगा? उसको सुनकर ग्रहण करेगा। हम बोलकर प्रकट करते हैं और अगला सुनकर जब ग्रहण करता है तो कौन सा प्रकार कहलाता है? भाषा का मौखिक प्रकार। अगली बात करते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है कि हम अपने भावों, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखकर प्रकट करते हैं। लिखकर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और अगला
उसी को पढ़कर क्या करता है, ग्रहण करता है। अगला उसी को क्या करता है, पढ़कर ग्रहण करता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप इसे पढ़कर क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। मैं यहां पर बोल रहा हूं तो क्या हो गया, बोलकर प्रकट कर रहा हूं अपने भावों को, आप इसे सुनकर क्या कर रहे हो, मेरे विचार जो कहने का भाव है वो आप ग्रहण कर रहे हो। तो कौन सा प्रकार हो गया, मौखिक। और जब हम लिखकर प्रकट करते हैं और सुनकर कोई पढ़कर ग्रहण करता है तो कौन सा हो जाता है, लिखित प्रकार। अगला और अंतिम प्रकार है सांकेतिक। अब सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक किससे बना है, संकेत से। जब कोई अपने मन के भावों को, अपने मन के विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संकेतों का सहारा लेता है, संकेत के माध्यम से समझाना चाहता है। तो मैं आपसे जैसे बोलूं तो ये संकेत क्या हो गया, चुप रहो। आप मेरे भावों को समझ रहे हैं कि अगला कहना क्या चाहता है, कि चुप रहने का संकेत कर रहा है। तो अगला जब संकेत के माध्यम से समझाता है तो उनके हाव भाव को देखकर ग्रहण करता है कि अपने भाव क्या करना, उसके संकेत समझता है। तो क्यों, कौन सी भाषा हो जाती है, सांकेतिक भाषा। तो संकेतों के माध्यम से, जो संकेतों के द्वारा जो अपने भाव प्रकट करता है और अपना जो भाव, मन के विचारों को प्रकट करता है, और अगला उसी को समझकर उनका ग्रहण करता है, तो क्या कौन सी भाषा कहलाती है, सांकेतिक भाषा। तो ये थे भाषा के 3 प्रकार, भाषा के 3 प्रकार। अब हम बात करते हैं भाषा की जो विकास क्रम है, भाषा किस प्रकार से, किस क्रम से आगे बढ़ती है, भाषा का विकास कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाषा के विकास क्रम में हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या वो पढ़ना सीखता है, क्या वो लिखना सीखता है, या वो सुनना सीखता है। तो सबसे पहली क्रिया जो होती है वो होती है सुनना। विकास सबसे प्रारंभ कहां से होता है, भाषा के जो विकास क्रम वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4। पहला जो है वो होता है सुनना। पहला प्रकार क्या है, पहला विकास क्रम, पहला क्रम कौन सा है, सुनना। दूसरा है बोलना। दूसरा कौन सा है विकास क्रम, बोलना। अगला विकास क्रम है पढ़ना, और अगला अंतिम विकास क्रम जो होता है वो क्या होता है, लिखना। सबसे पहला विकास क्रम जो होता है वो होता है सुनना। ये क्रम याद रखना, आपको परीक्षा में बार बार सवाल पूछ जाते हैं। रीट के अंदर जो भाषा के विकास कौशल है, भाषा के कौशल है, वो ये 4 कौशल है, और उनमें से बार बार सवाल आते हैं कि इसका सही विकास क्रम क्या है। संस्कृत जो भाषा है रीट में, उसमें भी बार बार आते हैं कि इसका विकास क्रम क्या है। इंग्लिश भाषा है, उसमें भी आते हैं विकास क्रम क्या है। तो इसका क्रम याद रखना है कि पहला क्रम कौन सा है, सुनना। दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, और चौथा है लिखना। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद वो बोलना, अपने माँ से, अपने परिवार से धीरे धीरे बोलना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, पढ़ना। बोलने में और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। बोलना जैसे मैं आप सीधा बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप यहाँ मैं आप देख के बोल रहा हूँ बोलना, तो ये क्या हो गया, पढ़ना। जो मैं देख के बोल रहा हूँ पैर ढहना, मैं देख देख के जो बोल रहा हूँ वो क्या है, पढ़ना। और मैं सीधे ऐसे बोल रहा हूँ तो वो बोलना है। तो अगला विकास क्रम क्या हो गया, पढ़ना। अंतिम विकास क्रम क्या है, लिखना। उसी पढ़ने, बोलना, पढ़ना, इनके बाद में अंतिम विकास जो होता है लिखने का। तो इसका एक सूत्र भी है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक से है याद रखने का, सुबोपल्ली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपल्ली। इसको संस्कृत में लिखते हैं तो हो जाता है श्रवण, वदन, पठन और लेखन। इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया सर्वपल्ली। इन्हीं को हम अगर इंग्लिश में बात करें तो हो जाता है लिसनिंग, सुनना। अगला हो जाता है स्पीकिंग, बोलना। अगला हो जाता है रीडिंग, और अगला क्या हो जाता है राइटिंग। इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया LSRW। तो इसको याद रखना है। अब यहां पर दोस्तों ये सवाल
बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका क्रम क्या है, भाषा का जो विकास क्रम है इनका सही क्रम क्या है। लेकिन अब जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसा सवाल पूछा जाता है इनसे संबंधित। एक मैडम है मारिया मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, इनका इस संबंध में सवाल बनता है। विकास क्रम में सवाल ज्यादा इंपोर्टेंट किसका बनता है, मारिया मॉन्टेसरी का। इन्होंने भाषा का विकास क्रम ऐसा नहीं बताया है, और सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक जो भी हुए हैं उन्होंने क्या बताया है, विकास क्रम यही बताया है। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी ने भाषा का विकास क्रम ये नहीं बताकर क्या बताया है, सुनना पहला विकास क्रम, दूसरा बताया है बोलना, दो तो सेम बताए हैं, सेम विकास क्रम ही है। लेकिन अब इनको क्या किया है, लिखना पहले और पढ़ना बाद में। पहले क्या बताया है, लिखना, और बाद में बताया है पढ़ना। तो पढ़ना विकास क्रम उन्होंने अंतिम में बताया है। तो सवाल यहां पे बनता है कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अगले टॉपिक की हम बात करें, हम अनेक भाषा ये सब सुनते हैं कि बोली क्या है, भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। फिर चलता है, अब मैं आपसे कहूं कि क्या हिंदी एक राजभाषा है, कि क्या हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। तो दोस्तों मैं 5 शब्द देता हूं यहां पर। पहला है बोली, दूसरा भाषा, तीसरा मातृभाषा, चौथा राजभाषा और पांचवा अंतिम राष्ट्रभाषा। पहला है बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। बोली की बात करते हैं पहले कि बोली क्या है। दोस्तों एक क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है, बोली का मतलब क्या है, जो एक सीमित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है वो कहलाती है बोली। जो क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में जो उपयोग मिल जाती है उसे कहते हैं बोली। जैसे मैं बात करूं ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ये जो बात चलती है वो कौन सी हो जाती है, बोली। तो हम बात करें इसकी बोली की तो सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अगली बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है, हमने आप अभी तक पढ़ा कि मन के एक व्यक्ति या एक समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह तक अपने मन की भावों और विचारों को पहुंचाने का जो माध्यम है वो भाषा है। लेकिन भाषा और बोली में है अंतर तो पता होना चाहिए कि बोली तो एक सीमित क्षेत्र में है और बोली का जब क्षेत्र व्यापक हो जाता है, बोली का क्षेत्र क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अगली हम बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा क्या है, सबसे अच्छी भाषा होती है दोस्तों मातृभाषा। मातृभाषा इतनी महान क्यों है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि दोस्तों जो भाषा अपनी माता से सीखते हैं वो कहलाती है मातृभाषा। मातृभाषा मां से सीखी हुई, मां से सीखी हुई। और इसका विकास कैसे होता है, मां से हम ये भाषा सीखते हैं, इसका विकास होता है अपने परिवार से, समाज से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से आदि। तो मातृभाषा वो है जो हम जन्म से सीखते हैं, जन्म के समय जो हमें सुनने को मिलती है। आज जब हम छोटे होते हैं तो सुनने को मिलती है, छोटे से हम जो सीखते हैं वो होती है मातृभाषा। अब हम बात करते हैं राजभाषा की, कि राजभाषा क्या है। ये दोनों जो टॉपिक हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इनमें थोड़ी गड़बड़ चलती है, सबके कंफ्यूज रहते हैं कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो देखो राजभाषा, राज का मतलब क्या है, राजकाज, सरकारी कार्य। राष्ट्र मतलब पूरा राष्ट्र। हम यहां से क्लियर करते हैं, इसको एक दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो राज कार्य में, प्रशासनिक कार्य में, सरकारी कार्य में जो भाषा उपयोग मिल जाती है, कागजी कार्य में जो भाषा उपयोग मिल जाती है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है, राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रशासनिक कार्य में कौन सी भाषा काम में लेते हैं, हिंदी, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। तो प्रशासनिक कार्य में उपयोग में लिया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। अब राष्ट्रभाषा क्या है,
पूरे राष्ट्र की अगर एक भाषा हो, पूरे देश में अगर एक ही भाषा बोली जाती है तो वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों राष्ट्रभाषा हिंदी, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है आदि। मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो ये राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो सकती। अब राजभाषा हिंदी किस तहत हुआ है, किस संवैधानिक तौर पर देखें तो राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत किस भाग में दिया गया है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, संपूर्ण राष्ट्र में जो बोली जाती है। तो ये थे 5 बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। अब हम देखते हैं कि राजभाषा किस भाग के तहत, संविधान के किस भाग, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान की अनुसूची कौन सी, 8वीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। उन 22 भाषाओं में एक भाषा कौन सी है, हमारी हिंदी भी है। उन 22 भाषाओं में एक भाषा कौन सी है, हिंदी भी है। संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 में, अब 17 में अगर हम अनुच्छेद बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भाग 17 में ये यहां से सवाल बनते हैं कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हिंदी के बारे में बात की गई है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं क्या होती है। प्रश्न बनते हैं रीट में, राजस्थान पुलिस में कि भाषा की विशेषता निम्न में से है, भाषा की विशेषता निम्न में से नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो भाषा की विशेषताएं हम बात करें, भाषा की विशेषताएं, तो दोस्तों मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं उनमें पहले आती है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। अब अर्जित संपत्ति कैसे है दोस्तों, बोलना जन्मजात होता है, बोलना जन्मजात होता है, लेकिन किस समय क्या बोलना है ये भाषा होती है। तो बोलना जन्मजात होता है, लेकिन हम अपने परिवार से, अपने समाज से ये सीखते हैं कि किस समय हमें किस भाषा का, किस सभ्य भाषा का, सार्थक भाषा का प्रयोग करना है। तो ये सिद्ध होता है कि क्या होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। दूसरी बात करें तो भाषा ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया हो गई कि हम अपने परिवार से, समाज से इसको सीखते हैं, इसको समाज में ही प्रयोग करते हैं, समाज से ही ग्रहण करते हैं। इस भाषा क्या हो गई, सामाजिक प्रक्रिया हो गई। तीसरा बात करते हैं, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अंतिम स्वरूप नहीं होता है। तो अंतिम स्वरूप क्यों नहीं होता है? अगर अंतिम स्वरूप होता तो 1000 ईस्वी में जो भाषा थी, जो थी प्राकृत अपभ्रंश थी, तो क्या वही नहीं रह जाती? उसी प्रकार रह जाती जो 1000 ईस्वी में थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया और वो वर्तमान समय में आ गई। इसी के आधार पर एक विशेष बात बनती है कि भाषा ही परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील अपने आप हो गई कि भाषा पहले धीरे किस रूप में थी, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया, धीरे धीरे इसमें सुधार होते रहे हैं, तो भाषा ही परिवर्तनशील होती है। अगला जो मुख्य है, हम बात करते हैं अगली विशेषता की, कि भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि भाषा का एक मानक स्वरूप होता है।
दोस्तों आपको बताया, आपको मैं अब बोलूं कि आप लिखो क्या, तो आप लिखोगे ऐसे, कोई भी ऐसे नहीं लिखा नहीं। हाँ बच्चे थे उस समय लिखते थे, लेकिन मानक स्वरूप क्या है, फिक्स है। हमने बोलूं है तो है, बोलूं टे तो टे। तो भाषा के मानक स्वरूप हो गया। अगली विशेषता है कि भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा क्या है, कठिन से सरल की ओर होती है। कैसे? अब आप में से कई हैं जिसको भाषा अभी व्याकरण पहली बार पढ़ रहे हैं, कई हैं जो पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको कठिन आती है कि वर्ण विचार क्या होता है, वाक्य विचार, वाक्य शुद्धि क्या है, संधि क्या है, यण संधि क्या है, नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे और कहीं से पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे समझ जाएगा, फिर वो सरल हो जाएगी। तो भाषा क्या होगी, कठिन से सरल की ओर होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, हिंदी भाषा कैसे बनी, कहाँ से, संस्कृत से, संस्कृत से होती हुई धीरे धीरे किस भाषा में हुई, फिर किस में हुई। अब बात है कि भाषा का जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, उसका ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, संस्कृत। सबसे पहले सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक और दूसरा लौकिक। वैदिक के अंदर हम बात करते हैं, लौकिक के अंदर बात करते हैं तो रामायण और महाभारत, मुख्य रूप से दो महाकाव्य रहते हैं। रामायण और महाभारत। वैदिक के अंदर बात करते हैं तो कौन कौन से, वेद, पुराण, उपनिषद आदि। वैदिक काल का जो समय बाद हम मानते हैं, तो वो मानते हैं मिलाकर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक का मानते हैं 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। अब हम जो संस्कृत से अगली भाषा निकली है वो है पाली। संस्कृत से धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए कौन सी भाषा बनी है, पाली। पाली में हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें बौद्ध ग्रंथ है, जितने भी बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में है, पाली भाषा में। और ये पाली भाषा का समय क्या है, 500 ईसा पूर्व से पहले ईस्वी सन तक। 500 ईसा पूर्व से पहले ईस्वी सन तक पाली भाषा का समय रहा है। पाली से जो भाषा बनने के लिए वो है प्राकृत। पाली से कौन सी भाषा निकली है, प्राकृत। जितने भी जैन ग्रंथ हैं लगभग सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो प्राकृत भाषा का हम जो समय माना गया है वो है पहले ईस्वी सन से 500 ईस्वी, पहले ईस्वी से 500 ईस्वी वो प्राकृत भाषा का समय माना गया है। इसके बाद प्राकृत भाषा के बाद भाषा जो बनी है वो है अपभ्रंश। क्या है, अपभ्रंश। अपभ्रंश जिसका समय मानते हैं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश में जो सौर श्रेणी है, अपभ्रंश में जो सौर श्रेणी भाषा है राजस्थान गुजरात की साइड की जो है वो, उससे हमारी हिंदी भाषा निकली है, उससे हमारी हिंदी भाषा निकली है। हिंदी भाषा को मुख्य रूप से 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन कालीन भाषा, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक। दोस्तों मैं आशा करता हूं हिंदी भाषा का पहला जो हमारा बिंदु था भाषा व व्याकरण का परिचय, सामान्य परिचय, वो आपको लगभग समझ में आया होगा। जो भी आया नहीं आया, कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर गलती नहीं हुई है, पहला वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, तो गलती सामान्य है, हो सकती है। तो कहाँ पे आपको और भी जो बताने की जरूरत है, क्या बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ पे समझ में नहीं आया है, वो सभी कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में उस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।
सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जितने भी जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसमें इनको फायदा मिल सके, बैठे बैठे घर में ही पढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।